हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स। बहुत ही प्यारी सीरीज, बहुत ज़्यादा प्यारी सीरीज हम लोग रन कर रहे हैं, जिसमें कि अपन लोग एक से एक अच्छे कॉन्सेप्ट से एक अच्छे प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं। टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखते जा रहे हैं जो कि हमारे जे एडवांस में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। गाइस उसी सीरीज में आज अपन लोग एक अगला लेक्चर लेकर के आए, जिसमें बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम अपन लोग लेने वाले हैं। इरडोफ की प्रॉब्लम है वो, और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है क्योंकि वो पैराग्राफ टाइप जो पैसेज टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस में खासकर ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो मैं अभी लेने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सारे बच्चों को एक बार रिमाइंड करा दूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक न्यू एरा लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गाइस डाउनलोड करिए, क्योंकि न्यू एरा लर्निंग ऐप में आपको ये सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स और इनका पीडीएफ आपको यूट्यूब से पहले ही मिल जाते हैं पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो गाइस जाइए और डाउनलोड करिए। चलिए देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन। हमारे सामने जो क्वेश्चन है रियल फिजिक्स का एक्चुअल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एडवांस। एक्चुअल एडवांस क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन बोला अ फिक्स्ड पुली कैरीज अ वेटलेस थ्रेड विद मास m1 एंड m2 एट इट्स एंड, ठीक है ना। देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन थ्रेड एंड द पुली। ओके, सो देयर इज अ फ्रिक्शनल पुली। जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो कैसी पुली होती है, मास लेस एज वेल एज फ्रिक्शनलेस पुली होती है, लेकिन यहाँ पे हम फ्रिक्शनल पुली कंसीडर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ जे एडवांस सिलेबस, बट इवन देन ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछेगा, पॉसिबिलिटीज है। व्हाई? ये बेल्ट फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, बट पैराग्राफ टाइप में हो सकता है दे दे, इसी तरह से बता दे कि भैया एक फ्रिक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि न्यूटन लॉज तो ही लगने हैं, न्यूटन लॉज की मदद से ही तो सब चीजें होनी है, और आपको न्यूटन लॉज तो भैया है, ऑब्वियस बात है, सिलेबस में है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे, it is such that the thread starts slipping when the ratio m2 upon m1 becomes n0. Find out the coefficient, the friction coefficient, and दूसरा बोल रहा है the acceleration of masses when m2 upon m1 is equals to n which is greater than n0। या फिर सीधा सीधा मैं ये बोलूँ तो टेंशंस के बीच में रिलेशन कई बार पूछ लेता है कि टेंशन के बीच में रिलेशन क्या होगा, है ना। मतलब जो पुली के दोनों साइड वायर लटक रही हैं उन दोनों में टेंशन का रिलेशन क्या होगा, T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा। जनरली यदि फ्रिक्शन लेस पुली होती है तो T1 T2 इक्वल होते हैं, लेकिन यदि फ्रिक्शन लेस पुली नहीं है तो क्या T1 T2 इक्वल होंगे, और नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। ये ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को यहीं पे पहले एक बार पॉज करिए, आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आइए, क्योंकि ये इरडोफ का प्रॉब्लम है, आप आसानी से कर सकते हैं। आप भी एक बार इसे ट्राई करिए, मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी सॉल्व करता हूँ, फिर आप दोनों लोग मैच करते हैं कि किसका कितना अच्छा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार कि कहाँ पे गलती हुई ये आपको पता चल जाएगा। इस तरह में क्या होगा ना कि एडवांस का जब पेपर देने जाएंगे वहाँ पे ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में इसका सॉल्यूशन अपन लोग देखेंगे। देखो, यदि मान लो कि कोई मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली होती है, म्यू इज इक्वल टू यदि 0 होता है तो पुली के दोनों साइड जो वायर लटक रही होती हैं T1 इज इक्वल टू T2 होता है, दोनों साइड का टेंशन सेम होता है। लेकिन यदि ऐसा है कि मान लो हमारे सामने जो पुली है वो मासलेस नहीं है, फ्रिक्शनलेस नहीं है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो है, ठीक है। तो हो सकता है कि T1 जो आ रहा हो वो T2 के इक्वल ना हो। तो अब क्वेश्चन ये है कि T1 T2 के बीच में रिलेशन क्या होगा। यदि अपन लोग निकाल लें तो अपन लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा दूसरी स्क्रीन लेता हूँ और उस स्क्रीन में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए मेरे सामने मैं पहले एक सर्किल लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अ सर्किल। ओके, मतलब ये हमारी पुली हो गई, ठीक है। अब इस पुली के ऊपर मान लो कि हमारी ये ऐसे वायर गई हुई है, ये हमारी स्ट्रिंग गई हुई है लाइक दिस, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने यहाँ से एक छोटा सा सेक्शन कट करके बाहर निकाल लिया। छोटा सा सेक्शन उस पुली का मैं कट करके बाहर देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा इस छोटे से सेक्शन में मुझे दिख रहा होगा जैसे कि इधर की ओर लग रहा है यदि टेंशन T ड्यू टू दैट वायर, तो इधर की ओर टेंशन मान लो उस स्मॉल सेक्शन में लग रहा होगा T प्लस dt। क्लियर है। आप सिंपल से लॉजिक है, इधर की ओर लग रहा है T और इधर की ओर लग रहा है T प्लस dt। सिंपल से लॉजिक है T प्लस dt विल बी ग्रेटर देन T। तो ये पर्टिकुलर वायर जो इधर की ओर स्लिप करने की कोशिश करेगी तो उसको बैलेंस कराने के लिए इस छोटे सेक्शन में फ्रिक्शन भी अलोंग दैट आएगा। ये बहुत ही छोटा सेक्शन है, समझ रहे हो ना, ये बहुत छोटा सेक्शन है, बहुत छोटा सेक्शन। उसको मैंने जूम करके दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इधर की ओर ये हमारा फ्रिक्शन भी आ जाएगा, या फिर सीधे इसको मैं ऐसा करता हूँ, बहुत छोटा सा लेता हूँ तो थोड़ा सा क्या होगा ना कि एरर नहीं होगी, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर की ओर यदि लग रहा है T, इधर की ओर यदि लग रहा है T, तो इधर की ओर लग रहा होगा T प्लस dt। समझ गए। तो यदि सिंपल सा लॉजिक है, इधर का फोर्स ज़्यादा बड़ा है तो ये स्लिप करने की कोशिश करेगा, तो उसको बैलेंस कराने के लिए फ्रिक्शन आएगा DFR।
DFR मतलब छोटा सा सेक्शन में जो फ्रिक्शन आ रहा होगा, क्योंकि टोटल फ्रिक्शन FR हो गया थी, तो छोटे सेक्शन में आ रहा होगा DFR। ठीक है, अब तुम्हें भी पता और मुझे भी पता है कि इस T प्लस DT और इस T का जो एक तरह से देखा जाए अंदर के डायरेक्शन में, यदि ये एंगल मान लो यहाँ पे, ये सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो लॉजिक के हिसाब से ये एंगल कितना हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर लग रहा होगा और इसका भी एक कंपोनेंट इधर की ओर लग रहा होगा, जिनकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n आएगा। क्लियर है, मान लिया वो dn हो गया, dn मतलब बोले तो नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना, क्योंकि ये जब ये दोनों वायर उसको ऐसे पुल करेंगी, खींचेंगी दोनों साइड से ऐसे, तो देखो ना ये ऐसे टेंशन खींच रहे हैं, T इधर खींच रहा है, T प्लस DT इधर खींच रहा है, उनके एक कंपोनेंट्स ऐसे लग रहे हैं। वो कंपोनेंट जब इनवर्ट डायरेक्शन में उसको पुल करेंगे तो उसको बैलेंस कराने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन n आएगा। ठीक है ना, तो वो dn आया। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि यदि DFR या फिर DT की वजह से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा बहुत ही स्मॉल होगा, वेरी वेरी स्मॉल, दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, और ये एंगल भी θ/2 हो जाएगा। तो उस लॉजिक के हिसाब से मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि इन दिस डायरेक्शन 2t साइन ऑफ θ/2 इज इक्वल्स टू dn, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आसानी से लिख सकता हूँ। एक्चुअली लिखना तो मुझे जो चाहिए वो क्या लिखना चाहिए, t प्लस dt साइन θ/2 लिखना चाहिए, और इधर भी ऐसे DFR का भी कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए, लेकिन वो इतना स्मॉल है, वो इतने स्मॉल फोर्सेस होंगे कि उनकी वजह से इधर के कंट्रीब्यूशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आप लेते भी हैं ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप dt में dθ का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना स्मॉल हो जाएगा कि वो निगलेक्ट हो जाएगा, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो हमारा ये आ जाएगा, यहाँ से एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा, इफ़ थीटा इज स्मॉल, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ऑलरेडी कंडीशन हमने ले रखी हैं, थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन θ/2 क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। तो यहाँ से जाएगा t θ इज इक्वल टू dn। क्लियर है, बहुत अच्छे। अच्छा, अभी मान लो लिमिटिंग कंडीशन चल रही है, क्या चल रही है, लिमिटिंग कंडीशन। एट लिमिटिंग कंडीशन की बात करें तो इधर की ओर लगने वाले फोर्सेस इधर की ओर लगने वाले फोर्सेस से बैलेंस होने चाहिए, है ना, मतलब जो DFR है या DT के बराबर होना चाहिए, क्योंकि T तो ऑलरेडी लग रहा है, तो T प्लस DT इधर लग रहा है, इधर लग रहा है T प्लस DFR, मतलब T प्लस DFR शुड बी इक्वल्स टू T प्लस DT। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि DFR शुड बी इक्वल्स टू DT, तभी हम मान सकते हैं लिमिटिंग कंडीशन पे होगा ये। अच्छा, ये तो मुझे समझ में आ गया। अच्छा, लिमिटिंग कंडीशन पे कभी भी होता है तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड अपन लोग क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं म्यू इंटू एन, है ना। तो यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वहाँ का म्यू है तो मैं लिख सकता हूँ DFR इज इक्वल्स टू म्यू इंटू DN। ठीक है, तो यदि मैं DFR इक्वल टू लिख सकता हूँ म्यू इंटू DN, तो मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ इसको म्यू इंटू DN, और DN की जगह में DT बाई म्यू लिख देता हूँ, है ना। तो जैसे ही मैं इसको कराऊंगा तो मुझे क्या एक्सप्रेशन मिलेगा T इंटू थीटा इज इक्वल्स टू DN की जगह में क्या लिख सकते थे, DN की जगह हम लिख सकते थे FR बाई म्यू, और FR बाई म्यू का मतलब क्या हुआ, FR की वैल्यू कितनी है, DT है, तो आ जाएगा DT बाई म्यू। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा एक एक्सप्रेशन बन चुका होगा जिसको हम आगे चल के इंटीग्रेट कराएंगे, जो कि बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, वो हो जाएगा T थीटा इज इक्वल्स टू DT बाई म्यू। मैं इसको रीअरेंज करा लेता हूँ, तो आ जाएगा म्यू थीटा क्लियर है इज इक्वल्स टू म्यू थीटा इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा DT बाई T। ठीक है, अच्छा, वो मैंने स्मॉल एंगल थीटा माना था इसलिए ऐसा था। सारा एंगल जोड़ने के लिए थीटा लिखते हैं चाहे डी थीटा लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, मैंने थीटा लिख लिया तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट करा लेते हैं 0 से पाई। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वायर कांटेक्ट में है उस पुली के, तो फ्रॉम 0 टू लेकर के पाई तक। ठीक है, तो फ्रॉम 0 टू लेकर के पाई तक। ठीक है, और टेंशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो रही है, यहाँ मान लो T1 मानी थी और यहाँ हो गई T2, तो T1 से लेकर के T2 तक इसको अपन लोगों ने इंटीग्रेट करा लिया। तो ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा अपना, ये रिलेशन सीधा सीधा आ जाएगा अपना म्यू इंटू पाई माइनस 0 इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln T2 बाई T1। क्लियर है, ये अपना आ जाएगा ln T2 बाई T1। अच्छा, अब हम उस क्वेश्चन में लौटते हैं, है ना, उस क्वेश्चन में लौटते हैं। उस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि जस्ट जब स्लिपिंग स्टार्ट होने वाली रही हो उस वक्त के लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होगा। तो हमारा रिलेशन क्या है, म्यू इंटू पाई इज इक्वल्स टू आया है ln T2 बाई
T1। अच्छा, जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन पे सिंपल सा लॉजिक है कि स्लिपिंग की कंडीशन पे यदि मैं बात करूं, मतलब कोई एक्सेलरेशन अभी आया नहीं है, जस्ट स्लिप होने वाला है, उस वक्त की कंडीशन पे इस पे मान लो m1 मास लटका हुआ है, तो T1 विल बी रिटन एज m1g, क्योंकि एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा, और ये भी T2 इज इक्वल टू आ जाएगा m2g। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो m2 बाई m1 का रेशियो ऑलरेडी n0 दे रखा है, तो अपन एक काम करते हैं, T2 बाई T1 जब पुट करते हैं, म्यू पाई इज इक्वल्स टू ln m2g अपॉन m1g। ये मैंने स्लिपिंग की कंडीशंस पे, जस्ट स्लिप करने वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक्सेलरेटेड वाला कंडीशन है, जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन पे है। तो ये आ जाएगा, यहां से ध्यान से देखो तो g से g कट गया, m2 अपॉन m1, m2 अपॉन n0 की वैल्यू कितनी है, n0 है, तो म्यू की वैल्यू आ चुकी है ln n0 अपॉन पाई। क्लियर है, जो हमें निकालने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, वी आर एबल टू फाइंड आउट दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अच्छा, नाउ कम बैक टू द पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रिलेशन जो है ना, ये आपको ऑलवेज अपनी जिंदगी में याद रखना, और इस रिलेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यदि मान लो 0 से पाई इंटीग्रेट ना करा के 0 से थीटा इंटीग्रेट कराते और T1 से T2 इंटीग्रेट कराते, तो क्या लिखते, म्यू थीटा इज इक्वल्स टू ln T2 अपॉन T1। इनको अपन लोग रीअरेंज कराते, यदि रीअरेंज कराते तो रीअरेंज कराने के बाद ना अपन लोग इसको लिख सकते थे, ऐसा कुछ लिख सकते थे, बहुत ही प्यारा सा एक्सप्रेशन, T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू ई दी पावर म्यू थीटा। ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। गॉट इट। इरडोप का जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। जनरली जो हम लोग अभी तक बोल रहे थे, ये बोल रहे थे ना हम लोग यहाँ पे कि भाई यदि T1 और T2 इक्वल नहीं होता तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन मैंने आपको बता दिया है। गॉट इट गाइस। ये जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन की बात हो रही, जस्ट स्लिपिंग कंडीशन की बात हो रही थी कि भैया स्लिप यदि कर रहा होगा, जस्ट स्लिप करने वाला होगा, यदि जस्ट स्लिप करने वाला होगा तो उस कंडीशन पे T1 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, T2 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, उसका रेशियो अपन लोग ले लेंगे तो अपन को म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द एक्सीलरेशन ऑफ मासेस व्हेन m2 बाई m1 बिकम्स इतना। ठीक है, तो यदि कभी ऐसा हो जाता है कि मान लो एक्सीलरेट करने लगते हैं, तो फिर से अपन लोग वही इक्वेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इस वाले बॉडी के लिए लिखेंगे, मान लो कि इधर की ओर एक्सीलरेट कर रहा होगा तो लिखेंगे m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए, और इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे T2 इफेक्टिव हो जाएगा T2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए तो T1 बाई T2 का रेशियो तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, T2 बाई T1 का रेशियो तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको अपन पुट करा देंगे और अपन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बट ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं मानता हूं, क्योंकि एक्चुअली इस क्वेश्चन को जनरली क्लासेस में डील नहीं किया जाता है। लोग फ्रिक्शनल पुली डील ही नहीं करते हैं, वो फ्रिक्शन लेस पुली को डील करके आगे बढ़ जाते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने डील करना जरूरी समझा। ये इरिडोप का प्रॉब्लम है, यू ऑल नो दैट इरिडोप में ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ है, और कुछ करना नहीं था, बस इंपॉर्टेंस इस बात का था कि आप इस बात को समझिए कि भाई कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो आगे खेल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत सारे बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन होता, तो उससे बता दूं कि लिमिटिंग कंडीशन के लिए मैंने ऐसा इक्वेट कराया है। ठीक है, और उसके अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो मैंने DFR का एक कंपोनेंट इधर की ओर या DT का कंपोनेंट इधर की ओर लेने की इसलिए जरूरत नहीं थी, क्योंकि DT इंटू डी थीटा होता भी, मान लो ले भी लेते तो DT इंटू डी थीटा बहुत ही स्मॉल होता, उसको और टर्म्स के कंपेरिजन में तो सीधा निगलेक्ट कर देते, इसीलिए उसको लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। ओके गाइस, तो आप लोग का ये एक्सप्रेशन आ चुका है, पूरा अपन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप किया। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, पूरे क्वेश्चन में समझ में आया होगा। सो मैं लास्ट में एक बात चाहूंगा कि जो बी ऑप्शन है इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिए, इसका मैंने हिंट दे दिया, आप लोग को इक्वेशन बना दी है, आप लोग इसको सॉल्व करिए, और इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके मुझे बताएं, मैं भी तो देखूं कि कितना बच्चों ने ट्राई किया, कितना बच्चों ने मेरे साथ फाइट किया। आई होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम पसंद में आई होगी। तो गाइस, यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लेट देम नो कि यार एक्चुअल में ऐसा कंटेंट भी यूट्यूब में भी डील किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सबके पास। और यदि लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया नेवरा का, तो अभी के अभी डाउनलोड करो गाइस। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।